दोस्तों आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट के ऑथेंटिकेशन के लिए लाए गए नए नियम के बारे में। इसको विस्तार से समझेंगे, जो कि एसएमएस ओटीपी को से आगे बढ़ गया है। वर्तमान में कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप पूरा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? ओटीपी होती है। ओटीपी को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, जो 6 डिजिट का होता है और आपको एसएमएस के माध्यम से मिलता है। आरबीआई अब क्या करेगी? अब डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में आपको ओटीपी के ऊपर ही निर्भर न रहने के लिए और भी कई तरीके देना चाहती है। नए नियमों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि पेमेंट सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो सके, फ्रॉड का खतरा कम हो जाए और भारत वैश्विक सर्वोच्च अभ्यास ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की ओर बढ़ रहा है। एसएमएस ओटीपी आजकल डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। हालांकि सिम स्विच फ्रॉड, फिशिंग, ओटीपी इंटरसेप्शन और दूर दराज के इलाकों में ओटीपी का ना मिल पाना जैसी समस्याओं के कारण हमें इनके आवश्यकता पड़ी है। आरबीआई सिंगल चैनल ऑथेंटिकेशन को इस कमजोरी को रोकना चाहती है। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि अप्रैल 2026 से जितने भी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन होंगे उसमें कम से कम 2 स्वतंत्र ऑथेंटिकेशन फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 इंडिपेंडेंस ऑथेंटिकेशन फैक्टर होना चाहिए। छोटे वैल्यू के ट्रांजैक्शन जैसे 20 रुपए, 50, 100 और 5,000 तक का ऑफलाइन पेमेंट को इससे छूट दी जाएगी ताकि बार बार प्रक्रिया अपनाने की परेशानी ना हो। इन 2 स्वतंत्र ऑथेंटिकेशन फैक्टर में से एक फैक्टर डायनेमिक और दूसरा क्या होगा? ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओटीपी डायनेमिक होता है क्योंकि आप 10 बार ट्रांजैक्शन करेंगे तो 10 नए ओटीपी आएंगे। यह डायनेमिक फैक्टर जरूरी नहीं है कि ओटीपी ही हो, यह वन टाइम क्रिप्टोग्राफिक टोन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकते हैं। आरबीआई ने इस ऑथेंटिकेशन फैक्टर को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है, जिसमें से बैंकिंग को किन्हीं 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन को चुनना होगा। पहला है समथिंग विच यू नो, यह वह है जिसके बारे में आपको पता है, जैसा का पासवर्ड और पिन। दूसरा होगा समथिंग यू हैव, यह वह है जो आपके पास है, डिवाइस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, ऐप टोकन या हार्डवेयर टोकन या स्मार्ट कार्ड। तीसरा रहेगा समथिंग यू आर, यह बायोमेट्रिक पहचान है, फिंगरप्रिंट्स हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, आइरिस स्कैन हो गया। बैंक और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट को सफलतापूर्वक करने के लिए इन तीनों में से 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन को चुन सकते हैं। यदि पेमेंट प्रोवाइडर को लगता है कि सिक्योरिटी और लेयर चाहिए तो वे अतिरिक्त लेयर अपना सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसा है। हाँ, यदि आप अचानक से 50,000 का बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, डिवाइस बदल देते हैं जैसे कि मोबाइल से लैपटॉप पर शिफ्ट होना है, या लोकेशन बदल देते हैं जैसे भारत से लंदन, आरबीआई चाहती है कि छोटे कम जोखिम वाले पेमेंट जल्दी हों, जबकि बड़े हाई वैल्यू और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगाई जाए। नॉन-ब्रेकिंग क्रॉस बॉर्डर क्रॉस नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, यानी सिंगल टाइम विदेशी ऑनलाइन कैश के माध्यम से किया गया जो ट्रांजैक्शन होगा, कार्ड इशू करने वाले भारतीय बैंक को अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लगाना होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जिसमें बैंकों को तैयारी के लिए समय मिल सके। ये वहीं बार बार होने वाले विदेशी ट्रांजैक्शन में बैंक जोखिम के आधार पर ट्रांजैक्शन का अलाउ करेंगे। अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो यह पता चलता है कि बैंक ने आरबीआई द्वारा बनाए गए ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क का पालन नहीं किया है, तो उस फ्रॉड का नुकसान ग्राहक को नहीं उठाना पड़ेगा, बैंक को उठाना पड़ेगा और नुकसान भरना भी पड़ेगा। जैसे कि 2 लाख का नुकसान हुआ तो यह बैंक और फिनटेक कंपनी की अपने सिस्टम को मजबूत करने की जवाबदारी में देना पड़ेगा। एसएमएस ओटीपी बैन नहीं हो रहा है, वह भी चलता रहेगा, लेकिन अब उपभोक्ता के पास सारे विकल्प आ जाएंगे, जैसे बायोमेट्रिक हो गया, ऐप टोकन हो गया, जिससे फ्रॉड को कम किया जा सके। और भारत का पेमेंट इकोसिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी जैसे कि यूरोप में PSD2 FIDO ऑथेंटिकेशन होता है, वैसे ही हमारे यहाँ